हेलो डियर, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं सौरभ गुप्ता लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंतर्गत 3 डिजीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हैं आपके डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिप्थीरिया के बारे में बात करेंगे, पर्ट्यूसिस के बारे में बात करेंगे एंड टिटनेस के बारे में बात करेंगे। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट डिजीज है और इनका अपना एक इंपॉर्टेंट वेटेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आज की इस सेशन में हमने शामिल किया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस ना हो। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज हैं, जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं उतना एमसीक्यूज आज के सेशन में मैंने शामिल करने की कोशिश की है। ठीक है डियर, तो 3 डिजीज पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। आगे बढ़ने से पहले डियर, आज का हमारा सक्सेस मंत्र है डोंट सिट डाउन एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम, गेट अप एंड मेक देम। खाली मत बैठो और अवसरों का इंतजार मत करो। अवसर करने वालों को उतना ही अवसरों का इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए अवसरों का इंतजार मत कीजिए, आप उन्हें खुद बनाइए अपनी मेहनत से। तो इसी मंत्र के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो डियर, पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है डियर, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिप्थीरिया जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं आपका। पहला ऑप्शन है आपका वायरस, दूसरा ऑप्शन है आपका फंगस, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन है पैरासाइट। ठीक है, तो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और पैरासाइट, इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो डिजीज है डिप्थीरिया, वो किसके द्वारा कॉज की जाती है। तो चलिए देखते हैं डियर, डिप्थीरिया डिजीज जो है वो किसके द्वारा की जाती है, बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है डियर, बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। ठीक है, क्या नाम है कॉजेटिव एजेंट का, कोरेने कोरेने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये जो कॉजेटिव एजेंट है ये है आपका बैक्टीरिया जिसका के नाम है कोरेने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और ये बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज करता है कौन सी डियर, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है डियर, बैक्टीरिया। ठीक है, फंगस, वायरस के बारे में आपको पता है। वायरल डिजीज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मम्स पढ़ा था, मीजल्स पढ़ा था, रूबेला पढ़ा था डियर। ये तीनों कैसी डिजीज है, वायरस डिजीज है। इसके अलावा HIV, ये सब क्या है, वायरल डिजीज है। फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो अपन कैंडिडियासिस होता है जिसमें कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा रिंग वर्म इन्फेक्शन होते हैं, दाद वगैरह होना, रिंग वर्म इन्फेक्शन, ये सब किसकी वजह से होते हैं डियर, फंगाई की वजह से। और पैरासाइट का एग्जांपल तो आपको पता है, पैरासाइट का एग्जांपल क्या है आपके डियर, बेस्ट नॉन एग्जांपल मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया पैरासाइट का काम करता है। ट्रांसमिट जो है होता है वो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रोटोजोआ होता है, मलेरिया किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोआ। किसके द्वारा होती है डियर, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है आपका, एक पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट में अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो मलेरिया हो गया। इसके अलावा पेट के जो कीड़े होते हैं, पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो वो भी किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का एग्जांपल है। ठीक है डियर, तो ये चारों ऑप्शन हम लोगों ने समझ लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिप्थीरिया जो है किस प्रकार के कॉजेटिव एजेंट द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा डियर क्या, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम क्या है डियर, वो भी आपको याद होना चाहिए, क्या है डियर, कोरेने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा सी, दैट इज द बैक्टीरिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है। देखिए, जब भी हम डिजीज के एमसीक्यूज की बात करेंगे तो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात जरूर आएगी। हर डिजीज का अपना एक पर्टिकुलर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और जो एमसीक्यू पूछा जाता है मोस्टली उसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आसपास घूमता है। ठीक है, तो इसलिए हर डिजीज का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है जिसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे लास्ट की वीडियो में जब हमने मम्स, मीजल्स एंड रूबेला के बारे में बात की थी, तो वहां पर हमने मम्स, मीजल्स एंड रूबेला के बारे में बात की थी, तो वहां पर हमने उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में समझा था। ठीक है डियर, तो
यहां पर हम बात करेंगे आज किसके बारे में डियर, डिप्थीरिया के बारे में। तो डिप्थीरिया में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाया जाता है डियर, पहला ऑप्शन आपका रैश, दूसरा ऑप्शन आपका मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन द थ्रोट, तीसरा डायरिया एंड चौथा है मसल्स पैरालिसिस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या था डियर, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन द थ्रोट। डिप्थीरिया में क्या होता है, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन जब होता है कहां पर जाता है डियर, थ्रोट पर। आपका थ्रोट वाला पार्ट होता है, आपका फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, आपका लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, थ्रोट फेरिंग्स लैरिंग्स ये वाले जो पार्ट होते हैं, जब यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करती है तो यहाँ के टिश्यूज क्या होते हैं डियर, डैमेज होते हैं। और उन डैमेज टिश्यूज से एक अलग से जिसमें फाइबर मिक्स हो जाते हैं, उन डैमेज टिश्यूज के अंदर फाइब्रस मिक्स हो जाते हैं और वो एक अलग से लेयर फॉर्म करते हैं। तो उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं डियर, स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, स्यूडो मेम्ब्रेन। और ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन है, ये आपकी जो स्किन है, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि आपके थ्रोट के अंदर है, फेरिंग्स के, और जो आपके पैलेट है, ठीक है, पैलेट फेरिंग्स एंड थ्रोट, इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ इस तरीके से चिपकी होती है कि आप अगर इसको हटाने की कोशिश करोगे इस मेम्ब्रेन को तो ये हटेगी नहीं। और अगर आपने ज्यादा जबरदस्ती की तो अंदर से ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो डैमेज होती है और उनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी का पार्ट है, ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन है, लेकिन ये मेम्ब्रेन नहीं है। ये किसकी वजह से बनती है डियर, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के इन्फेक्शन की वजह से बनती है, डिप्थीरिया की वजह से बनती है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है डियर, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन द थ्रोट, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये मेम्ब्रेन कहलाती है स्यूडो मेम्ब्रेन, और ये आपके बनती है थ्रोट के ऊपर, कोई थ्रोट वाले पोर्शन को भी कवर कर सकती है, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स को भी कवर कर सकती है, ठीक है डियर। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा क्या, बी। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए जो कि हमने एक्सप्लेनेशन के तौर पर यहाँ पर रखी है। यहाँ पर आपको ये ओरल कैविटी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको एक ये व्हाइटिश कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो ये व्हाइटिश कलर की स्ट्रक्चर जो है आपकी ओरल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से जुड़ी हुई है कि ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये किसकी इन्फेक्शन की वजह से बनी है डियर, डिप्थीरिया के इन्फेक्शन की वजह से बनी है, और इसको अपन क्या बोलते हैं डियर, स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन। स्यूडो का मतलब क्या होता है डियर, आभासी। आभासी मतलब जो कि सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्यूडो, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं डियर, स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो स्यूडो मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिप्थीरिया। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है और पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है डियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो हमको हर डिजीज का पता होना चाहिए, क्योंकि हर डिजीज में एक या दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो अगर हमको पता है तो हमारे क्वेश्चंस इन्हीं में से जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the common complication of diphtheria if left untreated? अगर डिप्थीरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आपको निम्न में से कौन सा सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। आपकी किडनी फेलियर हो सकता है डियर, क्या किडनी फेलियर हो सकता है, अरे बताइए। क्या पैरालिसिस हो सकता है, क्या अपेंडिसाइटिस हो सकता है, क्या आर्थराइटिस हो सकता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर डिप्थीरिया का इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया गया, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिप्थीरिया डिजीज। तो चलिए देखते हैं। डिप्थीरिया का जब इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा होता है डियर, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जब आपके ब्लड में एंटर करता है, आपके थ्रोट में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इससे बनते हैं डियर डिप्थीरिया टॉक्सिन्स बनते हैं। क्या बनते हैं डियर, डिप्थीरिया टॉक्सिन्स, ठीक है। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं। और ये किसका काम करते हैं डियर, आपके तीन सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। पहला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है आपका कार्डियक सिस्टम, मतलब हार्ट पर इफेक्ट डालेंगे, और तीसरा है आपका क्या डियर, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम पर आपके कॉमनली अफेक्ट करेंगे। ये जो टॉक्सिन्स बनते हैं डिप्थीरिया की वजह से आपके तीन सिस्टम पर अफेक्ट करेंगे, जिनको कि अपन कहते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन्स। और ये आपके सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो अब आप देखिए कि अगर नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं
ठीक है, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, तो ये क्या कॉज कर सकते हैं डियर? पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं। क्या कॉज कर सकते हैं डियर? पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं। तो ये आंसर आपको कब मिलेगा, ये पैरालिसिस कब मिलेगा आपको, इसके बारे में कब पता चलेगा डियर? जब आपको पता रहेगा कि डिप्थीरिया टॉक्सिन किस किस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है डियर, तो मेनली 3 सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, आपके कार्डियक सिस्टम पर एंड आपके नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो फिर आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कुछ केसेस में किडनी फेलियर, किडनी जो सेल्स होती हैं, रीनल डैमेज हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशंस में आता है। लेकिन कॉमन अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में आपके क्या जाएगा डियर? पैरालिसिस जाएगा। ठीक है, तो अगर लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लेट कॉम्प्लिकेशंस में कभी कभी किडनी डैमेज हमको देखने को मिल सकता है, किडनी फंक्शन लॉस हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में क्या जाएगा डियर? आपका आंसर पैरालिसिस जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डियर आपको यहाँ पर कि डिप्थीरिया जो है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? पहला तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है आपके कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। दूसरा, डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, उससे कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं डियर? तो डिप्थीरिया टॉक्सिन्स बोलते हैं उनको अपन, जो कि कैसे होते हैं? प्रोटीन बेस्ड होते हैं। ठीक है, किस किस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, कार्डिक सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं एंड नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है डियर, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ इज डिप्थीरिया प्राइमरीली ट्रीटेड? मतलब डिप्थीरिया का हम जो प्राइमरी फोकस रहेगा ट्रीटमेंट का वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए डिप्थीरिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एंटीवायरल ड्रग, दूसरा है एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबायोटिक्स, तीसरा है स्टीरॉइड्स और चौथा है सर्जरी। तो देखिए डियर, सर्जरी की तो इसमें जरूरत है नहीं, हालांकि सूडो मेम्ब्रेन्स को अलग करने के लिए हम सर्जिकल टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके डिप्थीरिया को ट्रीट नहीं करेगा। सूडो मेम्ब्रेन की हमने बात की थी, टू रिमूव द सूडो मेम्ब्रेन, to remove the pseudo membrane we can perform the surgery but it will not cure your problem. Your problem is to treat the diphtheria infections. Antiviral, आपको पता है कि diphtheria is a bacterial infection, so the antiviral drug will not work. ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा है स्टीरॉइड्स, तो स्टीरॉइड जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। स्टीरॉइड जो होते हैं वो आपके इम्यून एक्टिविटी को सप्रेस करने का काम करेंगे, तो यहाँ पर तो उल्टा नुकसान हो जाएगा डियर। ठीक है, स्टीरॉइड क्या करेंगे? आपके इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम करेंगे। हम चाहते हैं यहाँ पर डिप्थीरिया को ट्रीट करना, तो डिप्थीरिया को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर 2 टेक्निक्स यूज की जाते हैं, वो है आपका एंटीटॉक्सिन्स एंड दूसरा है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो किसके अगेंस्ट काम करेगा? डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है उसका अगेंस्ट काम करेगा। और एंटीटॉक्सिन्स किसके अगेंस्ट काम करेगा डियर? डिप्थीरिया टॉक्सिन्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो एंटीटॉक्सिन्स तो डिप्थीरिया टॉक्सिन्स जो कि आपके ब्लड में मूव कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, और एंटीबायोटिक्स क्या काम करेंगे डियर? आपके बॉडी के अंदर जो डिप्थीरिया के बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल करने का काम करेंगे। तो दोनों ही ट्रीटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि डिप्थीरिया को कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन होंगे डियर, एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा डियर? बी जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया? डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है डियर? ध्यान रखने वाली बात क्या है? 2 to 5 days इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जितनी भी इंक्यूबेशन पीरियड है हर डिजीज के, वो इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद होने चाहिए। ठीक है डियर, तो ये तो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज विच लेबोरेटरी टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया? डिप्थीरिया को का जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं? अगर डिप्थीरिया के वैसे पूछा जाए तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं डियर? शिक टेस्ट यूज करते हैं। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? शिक टेस्ट यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर
सिक टेस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। आपके पास ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। ब्लड कल्चर, दूसरा है थ्रोट कल्चर, तीसरा है स्टूल कल्चर और चौथा है यूरिन कल्चर। तो आप देखिए कि डिप्थीरिया का जो इन्फेक्शन कहाँ रहता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, कहाँ रहता है डियर, थ्रोट में रहता है, फेरिंग्स में रहता है एंड लैरिंग्स में रहता है। कहाँ रहता है डियर, थ्रोट, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के जो आसपास के टिश्यूज है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पर डिप्थीरिया का बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो अगर उस एरिया से इसका कल्चर लिया जाए, उस एरिया से अगर बैक्टीरियल सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए, तो हम इजीली लेबोरेटरी में डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसलिए थ्रोट कल्चर जो है इसके लिए सुटेबल मेथड्स है, किसके लिए, टू डायग्नोस द डिप्थीरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन कई कंसेप्ट क्लियर करेगा, आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है डियर, उन कंसेप्ट्स को भी ये जो क्वेश्चन है वो दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डज द डिप्थीरिया वैक्सीन प्रोवाइड। डिप्थीरिया की वैक्सीन जो है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है डियर, वैक्सीन कोई सी भी हो, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक्टिव। एक्टिव में कौन सी, नेचुरल या एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोई सी भी वैक्सीन हो वो कौन सी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां पर आपके पास सिंपल ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी का, सो दैट विल बी योर राइट आंसर। तो इम्यूनिटी के टाइप्स आप लोगों ने पढ़े हैं, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े हैं डियर आप लोगों ने, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, कौन सी होती है, एक तो होती है नेचुरल और दूसरी कौन सी होती है डियर, आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जो कि नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमको मिले, आर्टिफिशियल क्या, जो कि हमारे लेबोरेटरी में तैयार मेथड्स के द्वारा, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो, उस प्रक्रिया के द्वारा अगर हम इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं तो वो कहलाती है डियर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और जहां पर हम नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है हमारी बॉडी में, वो कहलाती है नेचुरल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है डियर, एक्टिव होती है एंड पैसिव होती है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल भी दो प्रकार की होती है, कौन सी होती है डियर, एक्टिव एंड पैसिव। नेचुरल में एक्टिव क्या रहेगी, अगर कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो, अपने आप से कोई इन्फेक्शन हो गया शरीर में, तो इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा, हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या डेवलप कर लेती है, एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। पैसिव का मतलब क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी जिसमें आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व ना हो, जहां पर रेडीमेड क्या दी जाती है डियर, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। एक्टिव में क्या होता है, बॉडी खुद से एंटीबॉडी डेवलप करती है, एक्टिव में बॉडी खुद से एंटीबॉडी डेवलप करती है। पैसिव में रेडीमेड लेबोरेटरी में तैयार या कहीं आर्टिफिशियली तैयार एंटीबॉडी दी जाती है। लेकिन हम बात करें डियर नेचुरल की, तो यहाँ पर लेबोरेटरी का या ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर किसके द्वारा दी जाएगी डियर, ब्रेस्ट मिल्क, मदर मिल्क के द्वारा, मदर मिल्क के द्वारा। तो मदर मिल्क में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो बच्चे के शरीर में जाती है और जो बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है डियर, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और ये इम्यूनिटी कौन से प्रकार की होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रही, मदर के अंदर एंटीबॉडी बनी थी जिसने बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। तो बच्चे को तो डायरेक्ट क्या मिल रहा है डियर, रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, मदर से मिल रही है, और इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, पैसिव नेचुरल का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से आर्टिफिशियल, अगर हम वैक्सीन करते हैं, वैक्सीनेशन अगर हम लगाते हैं तो वो क्या आपका आर्टिफिशियल का। और डायरेक्ट अगर हम ब्लड सीरा देते हैं, ब्लड सीरम, ठीक है, या एंटीबॉडी अगर आप इंजेक्ट करते हो तो वो गया आपका पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, तो आपसे पूछा है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन कोई सी भी हो डियर, कौन सी इम्यूनिटी का पार्ट होगा, आपके एक्टिव इम्यूनिटी का, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा, ये पूरे कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, डिवीजन की कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, आपके होती है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जहाँ पे नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सेल्फ इंड्यूस्ड आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में जहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है लेबोरेटरी के अंदर प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, या तो वैक्सीन तैयार की जाती है या फिर एंटीसीरा तैयार किया जाता है और उसको इंजेक्ट करके आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। ठीक है डियर, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर आपसे पूछा डिप्थीरिया वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, डिप्थीरिया वैक्सीन जो होती है
वो किस फॉर्म में आती है? आपके ट्राइवेलेंट फॉर्म में आती है, DTAP। ये जो वैक्सीन है ये दी जाती है बच्चों में, पहले दी जाती थी, अभी अपन क्या देते हैं? पेंटावेलेंट देते हैं। कौन सी देते हैं डियर? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट जिसमें 5 वैक्सीन का मिक्सचर्स होता है, जिसमें आपके आती है डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस एंड हेमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है वो भी प्रेजेंट होता है, एज वेल एज हेपेटाइटिस बी वायरस का जो स्ट्रेन होता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो 5 प्रकार की इम्यूनिटी में 3 प्रकार की जो डिजीज के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी दी जाती है वो है DTP, DTAP। एपी का मतलब होता है ए सेलुलर पर्ट्यूसिस। एपी का मतलब क्या डियर? ए सेलुलर पर्ट्यूसिस। एसेलुलर पर्ट्यूसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कंप्लीट सेल कंपोनेंट नहीं होता, बल्कि सेल का वो पोर्शन प्रेजेंट होता है जो कि आपके अंदर इम्यूनिटी जनरेट कर सकता है, इम्यूनिटी एक्टिवेट कर सकता है। तो यहाँ पर कंप्लीट सेल कंपोनेंट नहीं होता पर्ट्यूसिस का, और इस वजह से उसको अपन बोलते हैं एसेलुलर पर्ट्यूसिस। तो अगर आपको बुक में पढ़ने को मिलता है क्या डियर? DTAP, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। डिप्थीरिया, टेटनस एंड एसेलुलर पर्ट्यूसिस, इसका मतलब क्या हो गया? एसेलुलर पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एपी है एसेलुलर पर्ट्यूसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी वैक्सीन देते हैं डियर? DPT देते हैं, DTP देते हैं। पेंटावेलेंट की अगर हम बात करें तो पेंटावेलेंट दिया जाता है 1 साल के अंदर, जो आपकी 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक की डोज है उसमें दिया जाता है। उसके बाद जो बूस्टर डोज दी जाती है उसमें हेपेटाइटिस बी नहीं दिया जाता, उसमें दिया जाता है, उसमें हेपेटाइटिस बी नहीं दिया जाता, उसमें हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया का स्ट्रेन भी नहीं दिया जाता, उसमें केवल और केवल क्या दी जाती है डियर? DPT, DTP। ठीक है, इसकी जो बूस्टर डोज है, फर्स्ट बूस्टर डोज वो दी जाती है 16 to 24 मंथ्स में, और दूसरी दी जाती है 5 to 6 ईयर्स में। 2 बूस्टर डोज दी जाती हैं। DTAP की पहली दी जाती है 16 to 24 मंथ्स में, दूसरी दी जाती है 5 to 6 ईयर में। ठीक है, उसके बाद हर 10 साल में इस डोज को रिपीट किया जाना जरूरी होता है। तो अगर आप बच्चों में दे रहे हो, 7 साल से कम के उम्र के बच्चों में दे रहे हो तो आप दे रहे हो DTAP, और अगर आप उससे बड़ों में दे रहे हो तो ये वैक्सीन बन जाएगी TDAP। ठीक है, TDAP। तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस यही है कि बस एज ग्रुप का अकॉर्डिंग इनको एडमिनिस्टर किया जाता है। DTAP को आप याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्यूनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो बच्चों के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, ये एक डीप नॉलेज वाला पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा नॉलेज वाला पार्ट हो गया कि अगर आप बड़ों में दे रहे हो तो किस फॉर्म में वैक्सीन मिलेगी आपको? TDAP के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि इनके अंदर परसेंटेज कितना है, किसी भी डिजीज को से रिलेटेड इनके अंदर जो स्ट्रेन है उसका परसेंटेज कितना, उसके आधार पर इन्होंने थोड़ा सा नाम इधर उधर किया। लेकिन DTAP जो है वो 7 साल से कम उम्र के बच्चों में लगाई जाती है, और TDAP जो है वो 7 साल से ऊपर के उम्र के जो कैंडिडेट होते हैं उनमें इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, ये जो कंसेप्ट बताया वो मैंने नॉलेज पर्पज से बताया। आपको क्या ध्यान रखना है? एटलीस्ट DTAP ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट है डिप्थीरिया वैक्सीन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट इज पर्ट्यूसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम? पर्ट्यूसिस किसके द्वारा होता है? तो पर्ट्यूसिस होता है डियर बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और आपको इसका कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए। हालांकि नाम में लिखा हुआ है पर्ट्यूसिस, तो वहां से आप डिटेक्ट कर सकते हो आइडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ पर्ट्यूसिस? पर्ट्यूसिस का प्राइमरी सिम्टम्स क्या है? अब देखिए, हमने डिप्थीरिया में बात की थी, तो डिप्थीरिया में हमको क्या दिखाई दे रहा था डियर? स्यूडो मेम्ब्रेन। डिप्थीरिया में क्या दिखाई दे रहा था हमको? स्यूडो मेम्ब्रेन। और पर्ट्यूसिस में क्या हमको नजर आएगा डियर? इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो है क्रॉनिक कफ विद ए वूप साउंड। वूप साउंड का मतलब होता है डियर एक जैसे कुत्ते जैसी आवाज होती है, कुत्ता जैसे बोलता है। ठीक है, कुत्ता जब रोता है जो किस तरीके की आवाज निकालता है, आपने देखा होगा कि रात में आप सो रहे हो और अचानक से कुत्ते की रोने की आवाज आती है, तो वो जो जैसी आवाज निकालता है उसको अपन बोलते हैं कौन सी साउंड? वूप साउंड बोलते हैं। ठीक है, और कुत्ते जैसी आवाज निकालने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं डियर? कुकुर खांसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? कुकुर खांसी। संस्कृत वर्ड है पर्ट्यूसिस को क्या बोलते हैं डियर? कुकुर खांसी, क्योंकि इसमें वूप साउंड आती है, कुत्ते जैसी आवाज आती है और
इस वजह से इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं और इसको अपन बोलते हैं पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो इसका संस्कृत नाम आपको पता लग गया, कुकुर खांसी। कुकुर का मतलब होता है कुत्ता, संस्कृत में कुकुर का मतलब क्या होता है डियर, कुत्ता होता है। अब ये कैसे होगा डियर, बार बार खांसी आएगी, खांसी इतनी तेज होती है कि व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता, इतनी रिपीटेडली खांसी आती है, इतनी रिपीटेडली कफ होता है कि व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता। और जब बीच में उसको गैप मिलता है, खांसी के बीच में जब उसको गैप मिलता है तो उसको एयर हंगर होती है और वो श्वास खींचता है, और श्वास खींचता है तो फिर कैसे आवाज आती है डियर, वूफ साउंड आती है। ठीक है, आप कल्पना कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि रिपीटेड खांसी हो रही है उसको, कि इतनी खांसी हो रही है कि उसको बीच में सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा, तो जैसे उसको मौका मिलता है खांसी को कंट्रोल करके या कैसे भी वो तेजी से एयर को इनहेल करता है, एयर हंगर होती है उसको, और तेजी से एयर को इनहेल करता है, और जिसकी वजह से कैसा साउंड आता है डियर, वूप साउंड। तो वूप साउंड आता है वो कब आता है, इनहेलेशन पर आता है। कब आता है डियर, इनहेलेशन पर, आफ्टर सीवियर एंड repeated cough, there is inhalation। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ द एयर, तो उस टाइम पर वूप साउंड आती है और उसको अपन बोलते हैं क्या डियर, पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस के अंदर वूप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जैसे हमने डिप्थीरिया के अंदर बात की थी सूडो मेम्ब्रेन की, यहां पर हम बात करें डियर वूप साउंड की। ठीक है, तो पर्ट्यूसिस के अंदर दो स्टेज होती है, एक तो होती है कैथेरल स्टेज होती है, कैथेरल स्टेज होती है, और दूसरी होती है पैरोक्सिस्मल स्टेज होती है। कौन सी होती है, पैरोक्सिस्मल स्टेज। दो प्रकार की स्टेज होती है। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब माइल्ड सिम्टम आते हैं तो माइल्ड सिम्टम्स आते हैं डियर कैथेरल स्टेज में, और जो सीवियर सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं पैरोक्सिस्मल स्टेज में। तो जो वूप साउंड आती है डियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वूप साउंड जो होता है वो कौन सी स्टेज में, ये जो सिम्टम्स है वूप साउंड का वो कौन सी स्टेज में अपियर होता है, तो वो होता है डियर पैरोक्सिस्मल स्टेज में। कौन सी स्टेज में होता है डियर, पैरोक्सिस्मल स्टेज में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस किए। आपका ऑप्शन है बी, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि डियर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको दो वैक्सीन बताई थी, DTAP और दूसरी बताई थी TDAP, ये दोनों वैक्सीन बताई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया तो हमको इन्फेंट मान के ही चलना है, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो किसको फोकस करता है, मोस्टली इन्फेंट को एंड चिल्ड्रन को फोकस करता है। ठीक है, तो ये वाली जो वैक्सीन मैंने बताई थी, कब बताई थी, जिनकी उम्र 7 साल से ज्यादा है, तो इस पर हमको फोकस नहीं करना, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पज। आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आपको इन्फेंट को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करना है। तो आपका आंसर जाएगा क्या डियर, DTAP। AP का मतलब क्या हो गया, एज सेलुलर पर्ट्यूसिस। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एज सेलुलर पर्ट्यूसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ पर्ट्यूसिस इज द वूप साउंड मोस्ट कॉमनली हियर्ड। तो मोस्ट कॉमनली हियर्ड मतलब किस स्टेज में वूप साउंड आपको सुनाई देगा, तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था इसको। कौन सी स्टेज होती है डियर, पैरोक्सिस्मल स्टेज होती है। तो जब डिजीज की प्रोग्रेशन होता है, स्टार्टिंग होती है, तो माइल्ड सिम्टम किस स्टेज में आते हैं डियर, कैथेरल स्टेज में आती हैं। दो प्रकार के स्टेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल स्टेज। अगर पर्ट्यूसिस के क्लिनिकल स्टेज की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की स्टेज होती है, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, वो होती है आपकी कैथेरल स्टेज, और जिसमें सीवियर सिम्टम्स आते हैं, जिसमें डिजीज के स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, वो होती है आपके डियर पैरोक्सिस्मल स्टेज। उसके बाद बात करते हैं कन्वलेसेंट स्टेज। कन्वलेसेंट स्टेज क्या होती है, जिसमें डिजीज के अंदर क्या होता है, डिक्लाइन होता है। डिजीज के अंदर क्या होता है, डेक्लाइन होता है, बैक्टीरियल कॉलोनी कम होने लगती है, साइन एंड सिम्टम सबसाइड होने लगते हैं। और इंक्यूबेशन स्टेज क्या होती है, इट इज द पीरियड, किसकी बात कर रहे हैं डियर हम, इंक्यूबेशन की। तो इंक्यूबेशन का आपको पता है, इट इज द पीरियड बिटवीन, किसके बीच का होता है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब शरीर में प्रवेश करता है, टिल
साइन एंड सिम्टम्स, जब साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उसके बीच का जो पीरियड होता है वो कहलाता है डियर इंक्यूबेशन स्टेज। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन स्टेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूछा आपसे वूप साउंड जो है वो किस स्टेज में आता है डियर, वो आता है आपके पैरोक्सिस्मल स्टेज में। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टिटनेस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम, टिटनेस किसके द्वारा किया जाता है? तो टिटनेस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है डियर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, जो बंद डिब्बों में खाना खराब हो जाता है, जो बंद पैक्ड जो फूड आते हैं या बंद डिब्बों में जो खाना आता है, उनके खाने का खराब होने का कारण, उनके विषाक्त होने का कारण कौन सा होता है? क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। तो वो हमारा आंसर नहीं है। आपसे पूछा है टिटनेस किसके द्वारा होता है, तो वो होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। नेक्स्ट इज हाउ डज क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी एंटर्स द बॉडी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी कैसे एंटर करता है? देखिए डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस दोनों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस दोनों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इसलिए रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। इसके अलावा हमने बात की थी मम्स, मिजल्स, रुबेला, ये भी कैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इसलिए किसके द्वारा स्प्रेड होंगे डियर? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। कंटेमिनेटेड वाटर का एग्जांपल क्या हो गया डियर? कॉलेरा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया। ठीक है, ये आपके कंटेमिनेटेड वाटर। डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये आपका हो गया लेप्रोसी। हालांकि ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लेकिन अगर लेप्रोसी के जब वुंड के कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हो तो वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बात करते हैं टिटनेस की, तो टिटनेस किसके द्वारा जाता है डियर? वुंड्स और कट के द्वारा। अगर आपके शरीर पर कोई घाव है, इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन ब्रेक हो रखी है, और अगर वो स्किन, वो वुंड आपके किसी कंटामिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, किसके द्वारा फैलेगा डियर? सॉइल। इंपॉर्टेंट। टिटनेस का इन्फेक्शन कहां से होता है? सॉइल से। तो सॉइल जो है वो इसका सोर्स भी है और इसका क्या है डियर? रिजर्वायर। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल जो है वो इसका क्या है? सोर्स भी और रिजर्वायर भी है। इसका मतलब क्या हो गया? टिटनेस जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। टिटनेस हमेशा किसके माध्यम से जाएगा? सॉइल के माध्यम से जाएगा। सॉइल में टिटनेस के जो स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो ग्रो करते हैं, जो उनका नेचुरल रिजर्वायर का काम करता है, और वही क्या होता है? इन्फेक्शन का सोर्स होता है। ठीक है, तो सोइल जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपका वुंड या कट इस सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो यहां से इन्फेक्शन जो है वो जो इन्फेक्शन है वो पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। जैसे अदर डिजीज होती है, अदर डिजीज में जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा इन्फेक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, वेक्टर बॉर्न डिजीज में मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, वैसे ही टिटनेस में वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्शन का ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए टिटनेस को कैसी डिजीज मानते हैं डियर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मानते हैं। कौन सी डिजीज मानते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं आपको जब भी टिटनेस का टॉपिक आता है मैं हर बार बताता हूँ। एक्सेप्शन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, आपको सर्च करना है क्या? या तो टिटनेस सर्च करना है, या फिर वो डिजीज जो कि कम्युनिकेबल नहीं है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या कैंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके की डिजीज। तो अगर आपसे चारों ऑप्शन ऐसे दे दिए जिसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होते हैं, ऐसी डिजीज दे दी जिनके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होता है, तो वहां पर आपको ढूंढना है क्या? टिटनेस ढूंढना है। ठीक है, तो अगर आपको टिटनेस मिल जाता तो आप आंसर क्या करोगे डियर? टिटनेस को करोगे। क्लियर है? तो समझ में आ गया कैसे एंटर करेगा? वुंड्स और कट्स के माध्यम से एंटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ टिटनेस। टिटनेस में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होता है डियर? देखिए टिटनेस की अगर हम बात करें तो टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है टिटेनोस्पाज्मिन। क्या करता है? टिटेनोस्पाज्मिन। ये इसका क्या होता है? टॉक्सिन्स होता है। ये इसका क्या होता है? टॉक्सिन्स होता है। टॉक्सिन्स कौन सा होता है डियर? टिटेनोस्पाज्मिन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
टेटेनोस्पाज्मन होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टिटेनस बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेटेनोस्पाज्मन, टिटेनस का जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, वो आपका डियर टिटेनोस्पाज्मन। बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। टिटेनोस्पाज्मन किस पर अटैक करता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर पर। किस पर अटैक करता है डियर, न्यूरोट्रांसमीटर पर। नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी किस पर अटैक करेगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को क्या करेगा डियर, इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को क्या करेगा डियर, इनहिबिट करेगा। कॉमनली किस न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करता है, ये गाबा। गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ब्रेन के अंदर कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, शांत मन को शांत रखता है। इसके अलावा एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको भी कंट्रोल करता है गाबा। ठीक है, और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है, जो टॉक्सिन्स होता है वो किसको एक्टिविटी को रोकता है, गाबा की एक्टिविटी को रोकता है। तो अगर गाबा की एक्टिविटी रुक गई तो इसके द्वारा जो फंक्शंस किए जा रहे थे वो फंक्शंस भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके आता है मसल्स स्पाज्म, रिजिडिटी, क्योंकि मसल्स को प्रॉपर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक हो गया तो मसल्स को प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहे। ठीक है, तो मसल्स को सिग्नल नहीं आ रहे तो एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया। दूसरा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ सकता है डियर, सीजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिटनेस के कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है डियर, सीजर आ सकता है। क्यों 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 आ सकता है सीजर्स, क्योंकि गाबा को इनहिबिट कर रहा है, और गाबा जो होता है ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो अगर इसकी एक्टिविटी रुक जाएगी तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकते हैं, सीजर हो सकते हैं। आपसे पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, तो मसल्स स्पाज्म, रिजिडिटी। तो ध्यान रखना, आज हमने 3 डिजीज डिस्कस कर रहे हैं। पहली है डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया का हमने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या पढ़ा था डियर, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन। पर्टिसिस का हमने पढ़ा था वूप साउंड, प्रेजेंस ऑफ वूप साउंड इन द पैरोक्सिस्मल स्टेज। और टिटनेस का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, मसल्स स्पाज्म। ठीक है डियर, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज अनदर नेम फॉर टिटनेस। टिटनेस का अनदर नेम क्या डियर, लॉकजा इसको बोलते हैं, क्योंकि हमने बात की थी किसकी डियर, मसल्स स्पाज्म की बात की थी। हमने क्या बात की थी, मसल्स स्पाज्म की। तो मसल्स जो आपकी मैंडिबुलर मसल्स है उसके अंदर भी स्पाज्म होगा, रिजिडिटी होगी, और रिजिडिटी की वजह से क्या होता है, लॉक जॉ हो जाता है। लॉक जॉ वाली कंडीशन होती है, मतलब आपका जो होता है, जबड़ा जो होता है वो लॉक हो जाता है और आप प्रॉपरली उसको फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो अगर आपको खाना खाना हो, खाना चबाना हो या निगलना हो, तो ये इन कामों में, इन फंक्शंस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका जबड़ा जो है, आपका जो है वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा डियर, यहाँ पर बी। नेक्स्ट इज टिटेनस इज कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। व्हाट इज दिस टॉक्सिन कॉल्ड, इस टॉक्सिन को क्या नाम बोलते हैं अपन डियर, टिटेनोस्पाज्म। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, टिटेनस के बैक्टीरिया द्वारा जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया जाता है उसको अपन बोलते हैं टिटेनोस्पाज्म। टिटेनोस्पाज्म किस पर अफेक्ट करता है, मेनली CNS पर अफेक्ट करता है। CNS के अंदर भी किस पर अफेक्ट आता है डियर, इसका न्यूरोट्रांसमीटर पर अफेक्ट आता है। किस पर आता है डियर, न्यूरोट्रांसमीटर पर अफेक्ट आता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। मेनली किसको अफेक्ट करता है, गाबा को। बाकी के न्यूरोट्रांसमीटर पर भी इफेक्ट आएगा, लेकिन मेनली किसको अफेक्ट करेगा डियर, गाबा को अफेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज हाउ ऑफन शुड अडल्ट रिसीव ए टिटेनस बूस्टर, TD और TDAP। TDAP की हमने बात की थी, आपको पता है कि 7 साल से ऊपर, 7 ईयर। यहां पर हम क्या बात नहीं कर रहे, DTAP की बात नहीं कर रहे, DTAP की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या लिखा है डियर, TDAP की। क्यों, क्योंकि बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज कब लगेगी, 7 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को लगेगी। ठीक है, तो DPT का क्या शेड्यूल रहता है डियर, पेंटावेलेंट के रूप में लगाते हैं हम 6th वीक पर, 10th वीक पर एंड 14th वीक पर। उसके बाद पेंटा, हेपेटाइटिस बी और HIV नहीं लगेगा। उसके बाद लगेगा आपका DTAP, ये लगेगा आपका 16 to 24 वीक्स पर, और दूसरा लगेगा 5। तो ये बूस्टर 1 हो गया, बूस्टर 1 हो गया, और 5 to 6 ईयर्स पर हो गया डियर बूस्टर सेकंड। उसके बाद एवरी 10 ईयर, उसके बाद एवरी 10 ईयर में अगर हमको इसका डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पर्टुसिस का वैक्सीनेशन अगर लगाना हो तो ये लगेगा एवरी 10 ईयर पर। ठीक है, लेकिन अगर हम वो नहीं लगा रहे तो टिटनेस का आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है,
तो पेंटाम लगा रहे थे 6, 10, 14 पर, फिर हमने बूस्टर लगाया 1, बूस्टर सेकंड लगाया, डी टैप के फॉर्म में लगाया। उसके बाद हम टिटनेस का लगाते हैं, टिटनेस टॉक्साइड, ठीक है, टीडी। टीडी हम लगाते हैं कब, 10 ईयर पर, और उसके बाद टीटी लगाते हैं हम 16 ईयर पर। इस तरीके से पूरा आपका वैक्सीनेशन जाता है। तो टिटनेस एंड डिप्थीरिया लगेगा आपका 10 ईयर पर, उसके बाद टीटी लगेगा 16 ईयर पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इम्यूनाइजेशन जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए टिटनेस कितने टाइम बाद लगाना चाहिए, तो टिटनेस भी एवरी 10 ईयर्स बाद लगाना चाहिए। डिप्थीरिया कब लगेगा, एवरी 10 ईयर्स। पर्टुसिस कब लगेगा, एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो एवरी 10 ईयर्स में हमको ये डोज जो है वो रिपीट करनी है, हर 10 साल में लगाना है। तो ये तो आपका नॉर्मल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया 10 ईयर एंड 16 ईयर का। लेकिन उसके बाद भी आपको हर 10 साल में टिटनेस का इंजेक्शन और वैक्सीन लगवाना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टिटनेस। तो टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है डियर 4 to 14 डेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली सिम्टम्स ऑफ टिटनेस। टिटनेस का अर्ली सिम्टम्स क्या है, तो आपको पता है मसल्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, एक साथ ही स्पाज्म में नहीं आएगा, एक साथ ही जो रिजिडिटी नहीं आएगी, तो मसल्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। तो मसल्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है, जो वाली मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर मूव नहीं हो रहा, तो किस में दिक्कत आएगी डियर, स्वेलोइंग में। स्वेलोइंग में दिक्कत आएगी, इसलिए क्या सिम्टम्स आएगा, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, ठीक है। सॉर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्किननेस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी बाद में, जब आपके रेस्पिरेटरी मसल्स पर इफेक्ट आएगा। किस पर आएगा डियर, रेस्पिरेटरी मसल्स पर। तो जब रेस्पिरेटरी मसल्स पर इफेक्ट आएगा तो वहां पर ब्रीथ में भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर टिटनेस वन सिम्टम्स डेवलप। एक बार सिम्टम्स अगर डेवलप हो जाते हैं तो फिर ट्रीटमेंट क्या है डियर, उस वक्त अगर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। कौन सी इम्यूनिटी देंगे डियर, देखिए क्या है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब क्या दे रहे हो आप, एंटीबॉडी दे रहे हो। क्या दे रहे हो डियर, एंटीबॉडी। किसकी एंटीबॉडी, टिटनेस की एंटीबॉडी, टिटनेस एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है आपके, एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। एंटीबॉडी आप दे रहे हो, किसकी एंटीबॉडी दे रहे हो, टिटनेस की एंटीबॉडी दे रहे हो, ताकि टिटनेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमको करे। एक बार सिम्टम्स डेवलप हो गए, सिम्टम्स डेवलप हो गए, इसका मतलब क्या है, टिटनेस का जो बैक्टीरिया है उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, उसने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसी स्थिति में आपको डायरेक्ट आप वेट नहीं करोगे किसका, एक्टिव इम्यूनिटी का। तो आप कौन सी इम्यूनिटी दे रहे हो डियर, ये पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी का टाइप है ये, पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या आप देते हो, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज इन विच एनवायरमेंट इज क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी कॉमनली फाउंड। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी आपको पता है कि पर्सन टू पर्सन तो ट्रांसफर होता नहीं है। एनवायरमेंट में कहाँ मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, सॉइल एंड एनिमल फिशेज। सॉइल की हमने बात की थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ टिटनेस। टिटनेस का कौन सा सिम्टम्स नहीं है, तो देखिए मसल्स स्टिफनेस मिलेगी, मसल्स स्पाज्म मिलेगा, लॉकजॉ मिलेगा। एज पर द ऑप्शन डायरिया इज नॉट द सिम्टम्स फॉर टिटनेस। नेक्स्ट इज इन सीवियर केसेस ऑफ टिटनेस विच लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस में अकर। देखिए रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लिवर फेलियर। क्या हो सकता है डियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि मसल्स में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। तो अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो किस पे इफेक्ट आएगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है डियर, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हो रही है। और रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो गया डियर, मसल्स स्पाज्म हो गया, सीवियर मसल्स स्पाज्म हो गया। रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों हो रहा है, मसल्स स्पाज्म होने की वजह से। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रही है डियर, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। बाकी के जो इफेक्ट है वो आपके टिटनेस से एसोसिएटेड नहीं है, हालांकि ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लेकिन इनके होने का कारण कौन नहीं है डियर, टिटनेस नहीं है। लेकिन रेस्पिरेटरी फेलियर होने का कारण कौन है, टिटनेस। नेक्स्ट इज टिटनेस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। क्या टिटनेस कम्युनिकेबल डिजीज है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि टिटनेस एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, यस इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन तो इसका स्प्रेड होता ही नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जिसको कि टिटनेस है, अगर आप उसको छूते हो, उसके साथ खाना खाते हो,
या उसके साथ किसी भी तरीके का कांटेक्ट है तो वो डिजीज आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, यस इट स्प्रेड्स थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट से भी इसका ट्रांसफर नहीं होता। नो इट इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज द राइट आंसर। यस इट स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर फूड से भी नहीं होता। किसके थ्रू होता है इसका? सॉइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल इज द सोर्स एंड रिजर्वायर बोथ। सोर्स एंड रिजर्वायर दोनों क्या होते हैं? सोर्स एंड रिजर्वायर्स क्या होते हैं डियर? टिटनेस, सॉरी सॉइल होता है। ठीक है, किसके केस में? टिटनेस के केस में। तो ये याद रखना, एक्सेप्शन है, अपवाद है। टिटनेस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है? तो इससे पहले भी हम बात कर चुके टिटनेस के बारे में और अब ये क्वेश्चन आपके सामने भी है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आज का, जिसमें हमने 3 डिजीज के बारे में बात की थी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो आपको समझ में आई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए। मैक्सिमम पोर्शन जो जहां से क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, 2 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, हमने फिर भी 6-6, 8-8 क्वेश्चन एक एक डिजीज को लेकर के डिस्कस किए, ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा बाहर जाने की कोशिश करे क्वेश्चन तो वो आपकी नजरों से दूर ना जाए, आपके नजरों के सामने से निकल करके जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में इन डिजीज को लेकर के कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम उसको अपने स्टूडेंट क्वेरी सेक्शन में शामिल जरूर करेंगे और इसके साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस का, उन क्वेरीज का प्रॉपर रिजोल्यूशन दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।